नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। क्या अपने देश में घुसपैठ जैसी विकराल समस्या को सिर्फ चुनावी हथकंडा बनाकर रख दिया गया है? ये बताएंगे आपको और साथ में ये दिखाएंगे कि घुसपैठियों के कितने स्लीपर सेल कहां और कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। देश का मूड मीटर में महाकुंभ की महागाथा में आज आपको दिखाएंगे उन नागा योद्धा भाइयों की गाथा जिन्होंने 1857 की लड़ाई से पहले ही अंग्रेजों को थर्रा दिया था। लेकिन शुरुआत राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी पड़ताल के साथ। तो बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ ये ऐसा मामला है जिसे साबित करने के लिए ना मुझे कोई आंकड़ा सामने रखने की जरूरत है और ना कोई उदाहरण और ना ही कोई ऐसी दलील जो कि आपने पहले ना सुनी। हाल तो यह है कि लगभग हर दिन हर राज्य से बांग्लादेशी घुसपैठियों के पकड़े जाने की खबरें आती रहती, आपराधिक मामलों में उनके शामिल होने की खबरें आती और इनकी वजह से न जाने कितने राज्यों में इस तरह की लगातार घटनाएं सामने आती रहती। तो ये जो घटनाएं हम देखते रहते हैं उसकी एक बड़ी वजह यह है कि एक लंबे अरसे से भारत में बांग्लादेश से घुसपैठ होती रही है और ये घुसपैठ इतनी रैंपेंट है, इतने बड़े पैमाने पर होती रही है कि न जाने कितने राज्यों की डेमोग्राफी इसकी वजह से बदल गई। यानी ये समस्या कितनी बड़ी है ये कई बार बताया और समझाया जा चुका है। ये कितनी विकराल समस्या है ये भी सब जानते हैं, लेकिन मैं आज उससे ज्यादा जरूरी सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं और वो सवाल ये कि क्या इस देश में बांग्लादेशी घुसपैठ जैसा गंभीर मसला सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है? क्या इस मुद्दे का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियां सिर्फ चुनाव के वोटों के ध्रुवीकरण के लिए करती हैं? क्या जिस तरीके से फर्जीवाड़ा करके घुसपैठिए हमारे देश में घुसते रहे हैं और रहते रहे हैं, आज भी उसी फर्जीवाड़े के जरिए, उसी पैटर्न के जरिए क्या वो हमारे शहरों में नहीं आ रहे, नहीं रह रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि इतनी राजनीति के बाद भी बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या को हम काबू क्यों नहीं कर पा रहे? इन सवालों का जवाब जानना बहुत जरूरी है क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव हैं और दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या का मामला एक बार फिर से गर्म हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों पर एक्शन का आदेश दिया है और राजभवन की ओर से 2 महीने का विशेष अभियान चलाने का ऑर्डर जारी किया गया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई। अब तक पूरी दिल्ली में 1500 से ज्यादा लोगों को सस्पेक्ट बनाया गया है जिनके डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में पुलिस ने 8 अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की है जिनको गिरफ्तार भी किया जा चुका है और साउथ जिला पुलिस ने भी अवैध बांग्लादेशियों के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले सिंडिकेट का खुलासा किया है और इसमें भी 11 लोग पकड़े गए। साउथ दिल्ली का यह मामला तो इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि एक मर्डर केस की पड़ताल के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी बांग्लादेशी नागरिक है और उन्होंने फर्जी कागजात के आधार पर अपना वोटर आईडी और आधार कार्ड भी बनवा लिया है। जांच के दौरान पुलिस को 21 आधार कार्ड, 4 वोटर आईडी कार्ड और 8 पैन कार्ड भी बरामद हुए जो बांग्लादेशी नागरिकों ने यहां फर्जी तरीके से बनवाए थे। दिल्ली में 1-1.5 महीने में चुनाव होने वाला है और बीजेपी आरोप लगा रही है कि फर्जी तरीके से वोटर कार्ड हासिल कर चुके घुसपैठियों के वोटों के सहारे चुनावी गणित बनाया जा रहा है, बिगाड़ा जा रहा है। जबकि सत्ता पक्ष जो कि आम आदमी पार्टी है वो सवाल दाग रही है कि दिल्ली पुलिस और बॉर्डर पर सुरक्षा दोनों ही बीजेपी सरकारों की जिम्मेदारी है, फिर घुसपैठ पर लगाम क्यों नहीं लग रही? बीजेपी का कहना है कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाने का आरोप लगाया है बीजेपी। तो ये तो पक्ष विपक्ष की राजनीति है, वार पलटवार है जो हर चुनाव में दिखाई सुनाई पड़ता है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि जब घुसपैठिए उसी तरीके से काम कर रहे हैं
आज भी फर्जीवाड़ा करके पहचान पत्र हासिल कर ले रहे हैं, तो हम उस पर रोक लगाने में नाकाम क्यों हैं? दिल्ली पुलिस का दावा है कि वो जांच कर रही है कि गिरोह के साथ और कौन कौन से लोग हैं जो एक तरीके से उन्हें फर्जी दस्तावेज बनाने में मदद करते हैं, और इस पूरे नेक्सस की जांच करके उन्हें पकड़ने का काम शुरू कर दिया गया। एक बार दिल्ली के डीसीपी ने क्या कहा, एक बार सुनिए जरा। इनिशियली एक हमारे यहाँ संगमरमर मर्डर केस रजिस्टर हुआ था, जिसके हमने अंदर देखा कि 4 सस्पेक्ट्स थे। इनिशियली उन्होंने बताया कि वो बंगाल से आए हैं, बट ऑन लेटर डिटेल्ड इंटरव्यूशन वी फाउंड आउट कि वो बांग्लादेश से आए हैं। उनके फर्जी आधार कार्ड थे। सेंटो शेख जो डिसीज था उसने इनकी मदद करी थी बांग्लादेश से यहाँ आने में, पूरा नेक्सस था। और इसने एक साहिल नाम के आदमी के साथ मिलकर, साहिल, अफरोज और रजत, 3 लोगों के साथ मिलकर इनके नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाए। 20 रुपए में तो सर्टिफिकेट बनता था, बट आधार कार्ड के लिए 10,000 रुपए चार्ज करते थे। 10,000 रुपए जो साहिल ले लेता था, उसमें से 20 रुपए मात्र वो सर्टिफिकेट बनाने के लिए देता था। आधार कार्ड टोटल नेक्सस जो है वो 10,000 रुपए से ऊपर में एक आधार कार्ड बनता था। इनका रूट था जंगल से होते हुए आना, प्लस किसी फिर बाइक पे कहीं तक आते हैं, फिर ट्रेन या बस से ट्रैवल करते दिल्ली पहुंचते हैं। इसमें हम काम कर रहे हैं। तो बांग्लादेश से हमारे देश के कई राज्यों की सीमाएं लगती हैं, और इसमें असम और पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश से सबसे ज्यादा घुसपैठ होती रही। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की बहुत लंबी सीमा है, और इसमें बॉर्डर के कई हिस्सों में नदियां हैं, जंगल हैं। और अब दिल्ली पुलिस ये बता रही है कि इसी का फायदा उठाकर बांग्लादेशी भारत में दाखिल होते रहे। इसके बाद बाइक से बस स्टेशन या फिर रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं, और उसके बाद बस या ट्रेन के जरिए वो जहां चाहें, इस देश के जिस भी हिस्से में चाहें, जिस भी शहर में चाहें, वहां पहुंच जाते हैं। और जहां की उनके एक तरीके से पहचान पत्र बनाने वाले, फर्जी दस्तावेज बनाने वाले एजेंट पहले से मौजूद होते हैं। बांग्लादेशियों की भारत में अवैध घुसपैठ से आवाजाही का जो दूसरा जो सबसे बड़ा रास्ता है वो असम है। मेघालय से भी बांग्लादेश की सीमा लगती है, और ऐसे में ये रास्ता भी घुसपैठिए कई बार अपनाते रहे। कई बार यहां भी बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं वो पकड़े जा चुके हैं। घुसपैठ करते हुए भी उन्हें कई बार पकड़ा गया है, और हर बार और जब भी वो ऐसी स्थिति में पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार किए जाते हैं, उन्हें डिपोर्ट भी किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद नॉर्थ ईस्ट के कई ऐसे राज्य हैं जहां से कि बांग्लादेशियों का घुसपैठ एक तरीके से लगातार चलता रहा। हमारा सवाल यही है कि जब घुसपैठियों के भारत में घुसने का रास्ता वही पुराना है, और जो एक तरीके से दशकों से रहा है, तो आज भी हम इस पुरानी समस्या को खत्म क्यों नहीं कर पाए? आज जरा एक आंकड़े को देखिए। साल 2004 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने संसद में बताया था कि भारत में 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। लेकिन बाद में पश्चिम बंगाल और असम की सरकारों ने इसका विरोध किया, तो अपने बयान से पीछे हट गए थे। श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा था कि इन दोनों राज्यों में सबसे ज्यादा अवैध प्रवासी पाए गए। साल 2016 में तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी संसद में बताया था कि जो मौजूदा जानकारी उनके पास है उसमें भारत में करीब करीब 2 करोड़ अवैध प्रवासी। हालांकि उन्होंने इस जानकारी का कोई स्रोत नहीं बताया था, और उसके बाद से सरकार का कहना है कि उसके पास भारत में अवैध प्रवासियों की संख्या का कोई सटीक आंकड़ा नहीं। लेकिन देखा जाए तो 2004 से 2016 के बीच घुसपैठियों की संख्या करीब 80 लाख बढ़ गई। और ये दोनों जो सरकार के आंकड़े हैं, या यूं कहें कि सरकार का जो बयान है, उसके आधार पे मैं कह रहा हूं कि 1 करोड़ 20 लाख से बढ़कर 2 करोड़ हो गए, और हम अभी तक इस पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया जैसे महादेश की आबादी 2.5 करोड़ से थोड़ी ज्यादा है, और उससे थोड़े ही कम घुसपैठिए हमारे देश के संसाधनों को लूट रहे हैं, और वो भी हर दिन। लेकिन हम चुनाव से आगे नहीं सोच पा रहे। अभी जब झारखंड में चुनाव प्रचार जोरों पर था, तब भी आपको यही मुद्दा सुनाई दे रहा होगा। लेकिन रिजल्ट आने के बाद झारखंड में डेमोग्राफी बदलने वाले आरोप एक तरीके से हवा हो गए, कोई चर्चा नहीं। इसीलिए पूछा जा रहा है कि क्या इतने बड़े मुद्दे को हमने सिर्फ राजनीतिक हथकंडा बना लिया है, और सिर्फ एक इलेक्शन का टूल की तरह हमने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां घुसपैठियों की बात उठती है, वहां वहां रोहिंग्या की बात उठती है, वहां वहां बांग्लादेशियों की बात उठती है, और चुनाव खत्म, उसके बाद मुद्दा खत्म। एक ऐसा सवाल है जिसका कि जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। ये आंकड़े बताते हैं कि साल 2017 में भारत में वैध तरीके से आने वाले
और वीजा खत्म होने के बाद भी रहने वालों की संख्या करीब 26,000 थी। साल 2018 में ऐसे बांग्लादेशियों की तादाद बढ़कर 50,000 हो गई और 2019 में ये संख्या करीब 35,000 थी। लेकिन सवाल यह है कि वीजा खत्म होने के बाद भी रहने वाले कितने बांग्लादेशियों को हम पकड़ पाए, और इसका जवाब भी जानिए कि जितने एक तरीके से रिकॉर्ड पे हैं, उसका एक छोटा हिस्सा ही हम गिरफ्तार कर पाए या उन्हें हम डिपोर्ट कर पाए। 2022 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि पिछले 5 साल में ऐसे सिर्फ 2,399 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं जिनका वीजा एक्सपायर हो गया था। और जहां तक रोहिंग्या की बात है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 40,000 रोहिंग्या गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, और ज्यादातर रोहिंग्या मुसलमान इस वक्त जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और एनसीआर और राजस्थान में रहते हैं। लेकिन इन्हें लेकर भी पॉलिटिक्स होती रहती है। कम ही लोग जानते हैं कि राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन को भी रोहिंग्या समेत अवैध तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें रोकने और वापस भेजने, ये तमाम शक्तियां दी गई हैं। लेकिन राज्य सरकारें सारा इल्जाम बहुत आसानी से केंद्र सरकार के मत्थे मढ़ देती। लेकिन हकीकत तो यह है कि इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही सरकारों ने की एक तरीके से नाकामी साफ साफ दिखाई देती। आज अगर राज्य सरकारें सवाल उठाती हैं कि 10 साल से बीजेपी की सरकार है और राष्ट्रीय सुरक्षा बीजेपी की सरकार के सबसे बड़ा एजेंडा रहा है, बावजूद इसके सीमा पर से अगर घुसपैठ लगातार होती रही तो इसकी जवाबदेही किसकी है? और ये वो सवाल है जिससे कि चाह करके भी जो केंद्र सरकार है वो मुंह नहीं मोड़ सकती। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसले पर इस किस्म की पॉलिटिक्स लगातार होती रही है। कभी स्थानीय स्तर पर प्रशासन में फैला भ्रष्टाचार घुसपैठियों के लिए संजीवनी बन जाता है, तो कभी उन्हें तुष्टीकरण की वजह से खाद पानी मिलता रहता है। लेकिन हालात यह है कि कुल मिलाकर के इस देश में घुसपैठ की समस्या, उससे निपटने के लिए कभी भी कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए। और आपको एक से एक ऐसी कहानियां मिल जाएंगी जिसमें कि इस देश की राज्य सरकारों ने अपने वोट बैंक के लिए किस किस तरीके से घुसपैठियों को इस्तेमाल किया, घुसपैठ को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया, औजार की तरह इस्तेमाल किया चुनाव में। ये आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। असम से लेकर के पश्चिम बंगाल तक एक लंबा सिलसिला है जिसमें कि सिर्फ राजनीति की वजह से, वोट बैंक की वजह से घुसपैठियों को खुली छूट दी गई। यहां तक कि चुनाव से पहले घुसपैठ को बढ़ावा दिया गया। उन कंस्टिट्यूएंसी में जहां पर कि सत्ताधारी पार्टियां कमजोर थीं, वहां पर घुसपैठियों को बुलाकर बसाया गया, उनके वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाए गए, और इसको लेकर के इस देश में आंदोलनों का भी एक इतिहास है। ये तमाम बातें रही हैं। और असम में तो इसी को लेकर के बड़ा एक छात्र आंदोलन भी उठ खड़ा हुआ था, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही घुसपैठ की समस्या थी। बावजूद इसके ये घुसपैठ आज भी उसी तरीके से जारी है। ऐसे में जरूरी है कि इस देश के हुक्मरान, इस देश के की सत्ता में बैठे हुए लोग इस बात पे एक मिनट ठहर कर सोचें कि आखिर कब तक हम इस तरीके से घुसपैठ की समस्या को सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाकर इस पर राजनीति करते रहे। तो देश का मूड मीटर में वक्त है महाकुंभ से जुड़ी एक और महागाथा की। लेकिन उससे पहले आपको मैं बताऊं कि हमने इसके पहले आपको जो सीरीज महाकुंभ की महागाथा दिखाई, उसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से इस देश के साधु सन्यासियों ने मुस्लिम आक्रमणकारियों से अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उसी कड़ी में आज एक और महागाथा। तो अब तक मैंने आपको ये बताया कि धर्म की रक्षा के लिए इस देश के साधु सन्यासियों ने कितने बड़े बड़े बलिदान दिए, इस्लामिक आक्रमणकारियों के खिलाफ कैसे कैसे मोर्चा लिया और हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। देश के राजे रजवाड़े तो अपने प्रभुत्व और अपने साम्राज्य के लिए लड़ रहे थे, लेकिन इस देश के साधु सन्यासी सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाते रहे, इस देश की सुरक्षा के लिए अपने जानों की बाजी लगाते रहे। तो इसी सीरीज में आज 18वीं सदी के एक ऐसे दशनामी नागा सन्यासी भाइयों के पराक्रम का अध्याय आपके सामने खोलेंगे जिनके छापामार नागा योद्धाओं ने
ईस्ट इंडिया कंपनी को थर्रा दिया था। ये वो नागा सन्यासी ब्रदर्स थे जिन्होंने धनुष बाण, त्रिशूल और तलवार से लड़ने वाले नागा साधुओं के हाथों में बंदूक और तोपें थमाई थी। इनकी छापामार छावनी की वीरता के किस्से अवध और बंगाल से होते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों के जरिए 7 समंदर पार इंग्लैंड तक पहुंच गए थे। ये नागा सन्यासी थे अनूप गिरी और उमराव गिरी, जिन्होंने तब 20,000 नागा साधुओं की एक प्राइवेट आर्मी बना रखी थी। 18वीं सदी की शुरुआत में भारत में जिन 10 बड़ी सेनाओं का जिक्र होता है, इतिहास में जिनका जिक्र आता है, अनूप गिरी और उमराव गिरी के नागा साधुओं की छावनी उनमें शामिल है। अवध के नवाब से लेकर मराठा योद्धाओं ने इनसे युद्ध में मदद मांगी और अनूप गिरी और उमराव गिरी की नागा सेना ने उनकी तरफ से कई लड़ाइयां भी लड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजों ने तो उन्हें नेकेड आर्मी ऑफ गिरी ब्रदर्स का नाम ही दे रखा था। तो आज मैं आपको सन 1764 में हुए बक्सर युद्ध का एक अनजाना अध्याय आपके सामने खोल रहा हूं, जिस युद्ध में नागा सन्यासी अनूप गिरी ने जान पर खेलकर अवध के नवाब की जान बचाई थी। उन्हें अंग्रेजों के शिकंजे में फंसने से बचा लिया था। ये वही युद्ध था जिसके बाद तब मुगल बादशाह रहे शाह आलम द्वितीय ने अनूप गिरी को हिम्मत बहादुर की उपाधि दी थी। यहां ये बात गौर करने वाली है कि जो नागा साधु मंदिरों को ध्वस्त करने वाली मुस्लिम शासकों की फौज के खिलाफ दीवार बनकर खड़े होते रहे थे, वही नागा छावनी अवध के नवाब के साथ अंग्रेजों से लड़ रहे थे, क्योंकि 18वीं शताब्दी आते आते देश में सत्ता का समीकरण बदल चुका था। मुगल शासक शक्तिहीन हो चुके थे और देश में हिंदुत्व को उनसे कोई बड़ा खतरा नहीं दिखाई दे रहा था, जबकि अंग्रेज एक नए शत्रु की तरह सामने दिखाई दे रहे। तो तारीख थी 22 अक्टूबर सन 1764, जब बक्सर में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की सेना का युद्ध अंग्रेजों की सेना के साथ हुआ था। मीर कासिम, जो कि बंगाल का नवाब था, उसने अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम से मिलकर बंगाल से अंग्रेजों को खदेड़ने का प्लान बनाया था और छोटी मोटी कई लड़ाइयों के बाद बात बक्सर की लड़ाई तक आ गई थी। उस लड़ाई में मुगलिया सेना ने पूरा जोर अगर लगाया होता तो कहानी अलग होती, लेकिन मुगलिया सेना ने आधे मन से वो लड़ाई लड़ी और अंग्रेज बक्सर की लड़ाई जीत गए। उस युद्ध में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने अनूप गिरी को अपनी सेना का अगुवाई का जिम्मा सौंपा था। इस लड़ाई में अनूप गिरी के पराक्रम की चर्चा 7 समंदर पार इंग्लैंड तक पहुंचा दी थी। अनूप गिरी के साथ तब 2000 नागा योद्धाओं ने बक्सर की लड़ाई में हिस्सा लिया। मुगलिया सेना और मीर कासिम की सेना युद्ध में जब पिछड़ने लगी तो अनूप गिरी की अगुवाई में 2000 नागा योद्धाओं ने मोर्चा संभाला। जिस युद्ध के 2 घंटे में खत्म होने का अनुमान अंग्रेज लगा रहे थे, वो 12 घंटों तक चला और इसकी एक बड़ी वजह अनूप गिरी और उनके नागा योद्धा थे। इस युद्ध में घोड़े पर सवार अनूप गिरी अपनी बंदूक और तलवार दोनों से अंग्रेजी सेना पर 2 तरफा वार कर रहे थे। अमेरिका के वेस्लिया यूनिवर्सिटी के इतिहासकार विलियम पिंच की एक किताब है, वॉरियर एसेटिक्स एंड इंडियन एम्पायर्स। इस किताब में उन्होंने बक्सर युद्ध में नागा योद्धा अनूप गिरी और उनकी नागा छापामार सेना की वीरता के बारे में बहुत खुलकर लिखा है। बताया है कि कैसे बक्सर के युद्ध में एक समय ऐसा भी आया जब अनूप गिरी के छापामार नागा सन्यासियों के सामने अंग्रेजी सेना के पैर उखड़ने लगे थे, लेकिन तभी अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के घायल होने की खबर फैल गई। अनूप गिरी खुद भी बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन उन्होंने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को यह कहकर युद्ध से हटने के लिए मना लिया कि यह मौत के मुंह में जाने का मौका नहीं है, हम ये युद्ध जीत जाएंगे और अगर नहीं जीते तो किसी दफे और इसका बदला लेंगे। तो विलियम पिंच के मुताबिक नागा योद्धा अनूप गिरी शुजा-उद-दौला को युद्ध से सुरक्षित निकाल ले गए। नावों को जोड़कर बनाए गए एक टेम्पररी पुल के जरिए उन्होंने शुजा-उद-दौला को लेकर गंगा पार कर लिया। तब तक उनकी छापामार नागा सेना ने अंग्रेजी सेना को उलझाए रखा और एक तरीके से उनके नजरों से ओझल होकर ये दोनों वहां से निकलने में कामयाब हो गए।
तो धोखा और चालाकी से युद्ध जीतने की रणनीति बनाने वाले अंग्रेजों के लिए एक बड़ा झटका था। उन्होंने बक्सर का युद्ध जरूर जीत लिया, लेकिन अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के सुरक्षित निकल जाने का अफसोस उन्हें होता रहा। इसके लिए वो अनूपगिरी और उनकी छापामार नागा सेना को जिम्मेदार मानते रहे। इतिहासकार ए.एल. श्रीवास्तव ने अपनी किताब में तब ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बड़े अफसर रहे कर्नल हार्पर के वॉर जर्नल की जो लाइनें हैं उसका जिक्र किया है उसमें, और उन्होंने बक्सर युद्ध के दौरान जो देखा, उन्होंने क्या क्या लिखा है उसका विस्तार से जिक्र किया है। कर्नल हार्पर ने बक्सर में एक 23 अक्टूबर 1764 को हुए दूसरे दिन के युद्ध को लेकर क्या लिखा, जरा उस पर गौर करिए। उन घुड़सवारों और नागा तोपचियों ने जब हमला बोला तो हम तो एक बार मान बैठे थे कि जंग हम जीतने वाले नहीं। आप सोचिए, उन नागा योद्धाओं के बारे में जो लिखा गया है उसमें, उस पर गौर करिए कि जब उन्होंने हमला किया तो एक बार ये ऐसा लगा कि ये हम जंग जीत ही नहीं सकते। नागा साधुओं ने तब बक्सर के पास जगदीशपुर में अंग्रेजी सेना को घेर लिया था और अंग्रेजी सेना के आगे मुगल घुड़सवार थे। नागा योद्धाओं ने पीछे से हमला किया था और यह हमला इतना बड़ा था और इतना जोरदार था कि अंग्रेजी सेना के पैर उखड़ने को थे। तो बक्सर के युद्ध की चर्चा उस वक्त इंग्लैंड तक पहुंच गई, और उसकी बड़ी वजह क्या थी? उसमें एक बड़ी वजह यह थी कि नागा सैनिक जिस वीरता से, जिस बहादुरी से लड़े, उसके किस्से सभी जगह कहे और सुने जा रहे थे। कोई यकीन करने को तैयार नहीं था कि कोई सेना बिना सुरक्षा कवच के नंगे बदन, नंगे पैर युद्ध लड़ती है। उसके सैनिक शरीर पर केवल राख मलकर छापामार युद्ध लड़ते हैं। अंग्रेज इस देश की संस्कृति, इस देश की परंपरा से वाकिफ नहीं थे। उन्हें एक बार की यकीन ही नहीं हो रहा था। और इतना ही नहीं, वो जब लड़ते हैं तो अंग्रेज सैनिकों पर भारी पड़ते हैं। उनकी छापामार शैली की जो युद्ध है, की युद्ध कला है, वो बेहतरीन एक तरीके से फौजी ट्रेनिंग का हिस्सा मालूम पड़ती थी। इसी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने नागा सैनिकों का चित्र खास तौर से बनवाया और उसे इंग्लैंड भेजा। वो तस्वीर ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर जेम्स स्किनर ने बनवाई थी, और वही तस्वीर अभी आपके सामने स्क्रीन पे है। इस चित्र में एक व्यक्ति को दर्शाया गया था जो नंगे पैर और नंगे बदन था, और जिसकी कमर पर चमड़े की एक बेल्ट थी जिसमें एक कटार और बारूद भरी थैलियां थी। हथियार और गोला बारूद थे। उसकी जटाएं बड़ी थी और सिर पर एक बड़े जूड़े की तरह बंधी हुई थी और हेलमेट की तरह सिर की सुरक्षा कर रही थी। उस चित्र में वो नागा साधु बाएं हाथ में एक बड़ी नाली वाली फौजी बंदूक भी पकड़े हुए है और माथे पर सिंदूरी तिलक लगाए हुए दिखाई दे रहा। विलियम पिंच की किताब वॉरियर एस्थेटिक्स एंड इंडियन एम्पायर्स में इस वाक्य का भी पूरा जिक्र है। लेखक और इतिहासकार विलियम डैलरिम्पल की भी एक किताब है द एनार्की, और इस किताब में ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास और उसने भारत पर कैसे कब्जा किया, इसका भी पूरा ब्यौरा है। इसमें उन्होंने अनूपगिरी का जिक्र एक निर्भीक नागा कमांडर के रूप में किया है और उनके युद्ध कौशल के बारे में विस्तार से बताया है। गजब तो यह है कि जिस नागा योद्धा अनूपगिरी ने त्रिशूल तलवार से लड़ने वाले नागा सन्यासियों के हाथों में बंदूक और तोपें थमाई, जिन्हें अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की लड़ाई से पहले ही मोर्चा लेना सिखा दिया, उन्हें वामपंथी रुझान और अंग्रेजों का महिमा मंडन करने वाले इतिहासकारों का एक धड़ा युद्ध की सुपारी लेने वाला नागा साधु बताता है। उन्हें पैसों के पीछे भागने वाला साधु बताता है, जबकि सच्चाई इससे अलग है। नागा योद्धा अनूपगिरी की इस छवि को रचने के लिए वो अवध के नवाबों की आड़ लेते हैं, जबकि हकीकत यह है कि अवध के जिन नवाबों के लिए नागा साधुओं ने लड़ाइयां लड़ी, वो सनातन का सम्मान करने वाले थे। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मन में योद्धा नागा सन्यासियों के लिए कितना सम्मान था, इसका जिक्र भी इतिहास में। अनूपगिरी ने शुजा-उद-दौला की मदद भी इसी शर्त पर की थी कि अवध के नवाब मंदिरों की रक्षा करेंगे और नागा सन्यासी उन्हें कभी सलामी नहीं ठोकेंगे, हमेशा नागा सन्यासियों का एहसान मानेंगे। और इस शर्त को अवध के नवाब ने और उनके आगे की पीढ़ियों ने भी निभाया।
तो इस तरीके से अवध के नवाबों की तरफ से नागा योद्धाओं का जो झुकाव हुआ, जब सन 1751 में अवध के नवाब सफदरजंग ने प्रयागराज महाकुंभ पर रोहिल्ला पठानों के हमले का विरोध किया। सफदरजंग को हराकर रोहिल्ला पठान तब प्रयागराज को उन्होंने घेर लिया था और 50,000 सैनिकों वाली रोहिल्ला पठानों की सेना का जो सेनापति अहमद अली बंगस था, तब अनूपगिरी के गुरु राजेंद्र गिरी के नागा योद्धाओं ने उससे एक तरीके से लोहा लिया था। और नागा शौर्य का यह अध्याय हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन इस कड़ी में हमने आपको इस सीरीज में नागा योद्धाओं के एक से बढ़कर एक ऐसे कारनामे आपको बताए कि जिसके जरिए उन्होंने इस देश में हिंदुत्व को न सिर्फ जिंदा रखा बल्कि उसे मुस्लिम आक्रमणकारियों से सुरक्षित भी किया। इस सीरीज को हम आगे भी जारी रखेंगे और नागा योद्धाओं से जुड़ी इसी तरीके से या साधु संतों से जुड़ी हुई इसी तरह की अनसुनी कहानियों को आपके सामने पहुंचाते रहेंगे। और हम आपसे अपील करते हैं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये आपके और हमारे उस गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है जिसे हमसे और आपसे लंबे समय तक छुपाया गया है। तो आज देश का मूड मीटर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार मिलेंगे दिनेश गौतम, जो बताएंगे कि आज